उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 342। अनुसूचित जनजातियों का जो विवरण होता है वो संविधान में दिया होता है और संविधान में यह विवरण कैसे अनुसूचित किया जाएगा या सूचीबद्ध किया जाएगा ये बताता है अनुच्छेद 342। तो यानी जनजातियों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो क्या है 342। 341 है जो वो है एससी के लिए अनुसूचित जाति, लेकिन 342 जो है वो है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो अनुच्छेद 342 के तहत 2003 तक उत्तर प्रदेश में केवल 5 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। तो 2003 तक कितने अनुसूचित जनजाति थी उत्तर प्रदेश में? 5। और वो 5 कौन कौन सी थी? थारू, मोक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी। तो थारू मने थरिया, बोक्सा मने बक्सा, जौनसारी मने साड़ी सारी, भोटिया मने लोटिया लोटा, राजी मने रजाई। तो थरिया, लोटिया, रजाई, सारी कहाँ रख दो? बक्सा में। तो थारू की थरिया और भोटिया की लोटिया और राजी की रजाई और जौनसारी की सारी रखो के बोक्सा के बक्सा में। ये 5 जनजातियाँ थीं। 2003 में आके 10 और जनजातियों को अनुसूचित किया गया। ठीक, प्रदेश में जालौन और अयोध्या में कोई जनजाति नहीं पाई जाती। तो अयोध्या तो राम मंदिर, यहाँ पे कोई जनजाति नहीं है। और जालौन जो है वो झांसी के ऊपर है। ये उत्तर प्रदेश का जो मैप है ये यहाँ पे है जालौन, झांसी के जस्ट ऊपर। ये है नीचे ललितपुर, उसके ऊपर है झांसी, झांसी के ऊपर है जालौन और अयोध्या यहाँ पड़ता है। ठीक है, इधर ये अयोध्या। तो कहाँ कहाँ जनजाति नहीं होगी? अयोध्या में नहीं होगी और जालौन में जनजाति नहीं है। उत्तर प्रदेश की सबसे साक्षर जनसंख्या वाली जनजाति है थारू। इनके पास है थरिया, थारू, और थारू जनजाति सबसे साक्षर है, पढ़ी लिखी है। भारत की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 1.09% उत्तर प्रदेश में निवास करता है। यानी भारत में अगर 100 जनजातीय लोग रहते हैं तो उसमें से लगभग 1.09 लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.57% अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। तो यहाँ पे आपने भारत का 1.09% रखा, लेकिन उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी का 0.57 मतलब आधा परसेंट से भी कम, आधा परसेंट से थोड़ा अधिक, 57% आबादी। ये 0.6 समझ लो। आबादी किसकी है? एसटी की है, अनुसूचित जनजातियों की। अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या सोनभद्र में है तथा अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या बागपत में है। तो सोनभद्र में सर्वाधिक लोग क्या हैं? अनुसूचित जनजाति हैं। अनुसूचित जनजाति उन जातियों को कहा जाता है जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन वो अलगाव रखते हैं समाज से, मुख्य धारा में जुड़ना नहीं चाहते या जुड़े नहीं हैं। चाहने की बात तो गलत हो जाएगी, ऐसा कहना ठीक है कि वो जुड़े भी नहीं हैं। तो वो सर्वाधिक जनसंख्या सोनभद्र में है और बागपत में सबसे कम। सोनभद्र ये इलाका हो गया जो नीचे निकला हुआ है और बागपत यहाँ मेरठ के बगल में है, सबसे पश्चिमी बॉर्डर टच करता है। ठीक है, बागपत हरियाणा का बॉर्डर सीमा टच करता है। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं उनसे संबंधित जिले। तो पहली जनजाति का नाम देखेंगे और उनसे जिला क्या है। तो थारू, जिसे हम थरिया नाम से याद कर रहे थे, ये थी सबसे अधिक पढ़ी लिखी, ठीक, साक्षर। ये लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, श्रावस्ती यानी तराई जिले, उत्तर प्रदेश का ये बेल्ट, ठीक, तराई बेल्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शिक्षित और पढ़े लिखे हैं।
दूसरा है बोक्सा या बक्सा, ठीक है, ये बिजनौर में है, ठीक। बा से बोक्सा, बा से बिजनौर, दोनों बा से हैं। फिर जौनसारी, जिस सारी में मुख्य रूप से उत्तराखंड से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में, ठीक। ये है उत्तराखंड, तो यहाँ से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में है कौन, जौनसारी। जौनसारी पहन के उत्तराखंड जाए बा घूमने के लिए, वही उत्तराखंड में जाके आदिवासी बन जाएंगे। गोंड, ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। यानी कि गोंड को देख के ये लगता है कि ये गोंडा से पूरब वाले सब जिलों में, ठीक। तो अगर आप यूपी का नक्शा देखें तो इस यूपी के नक्शे में ये है महाराजगंज जिला, इसके बाद आता है कुशीनगर, फिर यहाँ है बस्ती, ये है सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, मऊ बीच में है, और बलिया, फिर जौनपुर, फिर गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली। यानी कि ये पूरा बेल्ट आपका है। यहाँ पड़ता है गोंडा, तो गोंडा से पूरब है ये बस्ती जो यहाँ पे है, ठीक। तो ये पूरा बेल्ट जो पूर्वांचल का है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये पूरा क्या कहते हैं, गोंड, ठीक। अब देखते हैं खरवार या खैरवार। इनको कहा जाता है खैर वार, क्योंकि खैर वृक्ष जो होता है ना, खैर, उससे निकलता है कत्था। वृक्ष में कत्था किससे निकलता है, खैर के वृक्ष से। तो ये कत्था निकालने का काम करते हैं हम, इसीलिए इनका नाम खैरवार पड़ गया था। ये हैं देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र। मतलब गोंड जहाँ थे उनसे थोड़ा सा और पूर्वी बॉर्डर पे केवल सीमित है, ठीक। तो ये एरिया पड़ जाएगा, ठीक। गाजीपुर, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, ठीक, ये पूरा बेल्ट। अब है सहरिया, ललितपुर। ये रिया जितने हैं ना, सहरिया, पहरिया, बहुत से आएंगे भी। तो सहरिया, सह रही थी रिया, रिया क्या कर रही थी, सह रही थी। क्यों, किसी टीचर ने उसको इतना मारा कि उसका हाथ लाल हो गया। तो लाल हो गया कि क्या करते करते, सह रिया, और वो सहती रह गई। तो सहरिया कहाँ है, ललितपुर। पहरिया सोनभद्र में। तो सोनभद्र, आप अगर इसका पहले का लेक्चर देखे होंगे तो सोनभद्र है बहुत सारे पहाड़, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है जनजाति, ठीक है। तो पहाड़िया पहाड़ जो है, पहाड़ पर रहने वाले, तो सोनभद्र में पाए जाएंगे, ठीक। बैगा, सोनभद्र। तो सोनभद्र पे पहाड़ है, और अगला याद करिए पठार, ठीक। तो पहाड़ी और पठारी ये दोनों सोनभद्र में है। फिर अगरिया, पंखा, बैगा, चेरो, भुइयाँ, ये भी सोनभद्र के हैं। यहाँ से यहाँ तक आप देखिएगा ध्यान से, ठीक। तो कह रहा है कि पहाड़ पर या पठार पर अगर अगरिया अगर जाना हो तो भुइयाँ बैठना पड़ी, और बैगवा में पंखा लेते चाहिए। क्या लेके जाना पड़ेगा, पंखा। तो पहरिया, पठरिया, भुइयाँ अगर जाना हो तो बैग में पंखा लेकर बैठ, नहीं तो चेहरों का रंग उड़ जाएगा, चेहरों, चेहरे में गर्मी लगेगी। तो ये हो गया सोनभद्र का। फिर है धुरिया, ये गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, गोंड समूह की उपजाति है। तो गोंड समूह तो आप देखे ही थे, ये पूरा बेल्ट था। तो धुरिया जो है धूल में खेलती है, ऐसा गोंडा जो धूल में खेलता था, धुरिया धूल से खेलता था, वो है गोरखपुर, गोंडा और बस्ती में। ओझा, देवरिया, बलिया, वाराणसी, ये भी गोंड के उप समूह हैं। तो गोंड का उप समूह दो निकल गया, एक है जो धूल से खेलता है, एक ओझा सोखा ओझा है। तो दोनों के क्षेत्र लगभग सेम ही रहेगा। तो गोरखपुर का पूर्वी इलाका, देवरिया, बलिया, वाराणसी,
ठीक। धुरिया थोड़ा ऊपर रह जाता है और ओझा नीचे तक आते हैं और गोंड तो पूरा फैले हैं। ठीक। अब हम थारू जनजाति की विशेषताओं को देख लेते हैं। एक दो जनजातियां हैं जिनको पढ़ना है डिटेल में। तो राज्य की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी जनजाति है जो तराई क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ? तराई क्षेत्र में धान अधिक होता है। थारू का नाम थरिया, थरिया पर भात खाएंगे, तराई क्षेत्र में घर बसाएंगे। निवास स्थान थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र यानी उत्तरी सीमा में पाई जाती है। इसके मुख्य जिले लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज और गोंडा है। अब इनका शारीरिक बनावट देख लो, फिजिकल अपीयरेंस। ये लोग किरात वंश के से संबंधित माने जाते हैं। इनकी शारीरिक छोटा कद, चौड़ी मुखाकृति और रंग पीलापन लिए होता है। थरिया पर भात खाएंगे, तराई क्षेत्र में रह जाएंगे, थारू नाम कहाएंगे, हम हैं किरात के वंशज। ठीक। इनकी लंबाई होगी छोटी, मुंह होगा चौड़ा और रंग होगा पीला। ठीक। इनका सामाजिक और विवाह, तो इनके संयुक्त परिवार यानी थारू समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा अभी भी बहुत मजबूत है। सब लोग साथ मिलकर रहेंगे। थरिया पर भात खाना है ना तराई क्षेत्र में। मातृसत्तात्मक समाज, इनके यहाँ महिलाओं में परिवार में काफ़ी ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि डिसीजन पुरुष ज़्यादा लेंगे, डिसीजन लेंगी महिलाएं। थारू थरिया पर भात खाएंगे तो महिलाएं ही तो बना के देंगी। बदला विवाह, पहले इनमें बदला विवाह प्रचलित था, अब कम हो गया। तो बदला विवाह अगर कहाँ प्रचलित था? थारू में। इसका मतलब क्या है कि तुम हमारी बहन से विवाह कर लो, हम तुम्हारी बहन से विवाह कर लेंगे। ठीक है। आपस में दोनों लोग का घर परिवार, जीजा ही साला है, साला ही जीजा है। तो बदला विवाह। पक्का पोड़ी विवाह या विवाह तय होने की रस्म को कहते हैं पक्का पोड़ी। ये तो फेमस वर्ड है यूपी का, पक्का पोड़ी हो गया। ये हिंदू धर्म का त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक, शोक पर्व। तो पूछा जाए दिवाली को शोक के रूप में कौन मनाता है, तो वो है थारू जनजाति। इस दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें करीब भेंट प्रदान करते हैं। बजहर थारू जनजाति की विशिष्ट त्यौहार है जो ज्येष्ठ या वैशाख महीने में मनाया जाता है। बजहर। तो थारू जनजाति का रिकैप करते हैं। पहला, सबसे बड़ी जनजातियों में से एक। दूसरा, सर्वाधिक शिक्षित। तीसरा, मातृसत्तात्मक। चौथा, बदला विवाह। पांचवा, दिवाली शोक। और छठा, किरातवंशी। सातवां, छोटा कद, चौड़ी मुखाकृति और पीला वर्ल्ड रंग। और एक इनका त्यौहार है जिसे कहते हैं बजहर, और वैसे ये हिंदू हैं। ठीक। थारू जनजाति का अर्थव्यवस्था और खान पान, मुख्य भोजन इनका चावल है। थरिया पर भात खाएंगे, मछली पकड़ने जाएंगे, तराई क्षेत्र की नदियों में मछली पकड़ के लाएंगे। जाड़, थारू है नाम तो पिएंगे दारू, जिसको कहेंगे जाड़। कृषि इनकी मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार है। अब आती है बोक्सा जनजाति, जिसको हम लोग बक्सा देख रहे थे। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से, कहाँ से? बुक्सा तो बिजनौर। यह जनजाति बिजनौर के नजीमाबाद, बहारपुर और अफजलगढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है। माना जाता है कि बुक्सा जनजाति के लोग स्वयं को पटवार राजपूतों का वंशज मानते हैं। वो लोग क्या थे? किरात। थारू कौन थे? किरात वंशज के। और बुक्सा किसके हैं? पटवार के। तो बुक्सा जनजाति पितृसत्तात्मक होती है। थारू जनजाति के विपरीत बुक्सा पितृसत्तात्मक होता है। यहाँ परिवार का मुखिया पुरुष होता है। स्तरीकरण, बुक्सा समाज में जातियों का विभाजन पाया जाता है। जैसे बुक्सा ब्राह्मण होते हैं, बुक्सा में क्षत्रिय भी होते हैं, बुक्सा में अहीर भी होते हैं और बुक्सा में नाई भी होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में
जातीय भेदभाव नहीं कहेंगे, जातीय स्तरीकरण पाया जाता है, वैसे बुक्सा समाज में भी जातियों का स्तरीकरण पाया जाता है। पंचायत, इनमें सामाजिक न्याय के लिए बिरादरी पंचायत होती है, जिसका मुखिया क्या कहलाता है? तखत। तो उत्तर प्रदेश में तखत माने तख्तक कहते हैं, वो तखत पर बैठ के पंचायत का फैसला सुनाता होगा, इसलिए उसको कहते होंगे तखत। तखत सेम रहता है, बाकी मुखिया तो बदलते रहते हैं, इसीलिए इनमें अंतर्विवाह का प्रथा प्रचलित था। और थारू में क्या था? थारू में था बदला विवाह। बुक्सा समाज के लोग अनुलोम और प्रतिलोम विवाह देखने के लिए मिलता है। विवाह एक संविदा की तरह माना जाता है और इसमें पत्नी का त्याग या तलाक देना सरल होता है। ठीक है, मतलब यहाँ शादी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में नहीं होती, बल्कि आप तलाक दे सकते हैं बुक्सा वाले। ये हिंदू धर्म को मानते हैं, तो थारू भी मानते थे। इनकी पूजनीय देवी काशीपुर की चामुंडा देवी। ये काशीपुर की चामुंडा देवी उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये लोग वहीं बिजनौर के पास रहते हैं। यह बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुजफ्फरनगर, तो यहीं से उत्तराखंड जाके काशीपुर की चामुंडा देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं, मतलब पहाड़ों पे। महादेव, रामकृष्ण और स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अर्थव्यवस्था, इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। तो जनजातीय है तो इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि होगा ही होगा। धान और गन्ने की खेती करेंगे। ठीक है, तराई क्षेत्र में पाए जाएंगे ये भी, तो धान गन्ना खाएंगे। इनका मुख्य भोजन मछली और चावल है। ये लोग मक्का और गेहूं की रोटी भी खाते हैं, तो मछली चावल ये भी खाएंगे। ये लोग मुख्य रूप से हिंदी बोलते हैं, ब्रज या खड़ी बोली। तो चूंकि ये लोग पश्चिमी यूपी तराई क्षेत्रों में रहते हैं, तो वहाँ ब्रज या खड़ी बोली का प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये लोग हिंदी या ब्रज या खड़ी बोली इस समय बोलते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1883-84 में शुरू कर दी थी। 1983-84 में 83-84 में बुक्सा जनजाति परियोजना, उनकी बुक्सा जनजातियों की उत्थान। ये है उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति। ये खरवार दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जनजातियों में से एक है। इसके बारे में निम्नलिखित तथ्य। निवास स्थान, खरवार जनजाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी जिलों में पाए जाते हैं। तो खरवार कहाँ पाया जाता है? दक्षिण में और पूरब में, ये सोनभद्र वाला इलाका। ठीक, इनके मुख्य जिले हैं सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी। मतलब देवरिया से लेके ये पूरा बेल्ट सोनभद्र तक का, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, तो यहाँ है खरवार। सोनभद्र जिले में इनकी संख्या सबसे अधिक है। ये लोग स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं, सूर्यवंश से हैं, जिनसे भगवान क्या थे? राम थे। तो खरवार ये है सूर्यवंश से। खरवार नाम की उत्पत्ति के पीछे खैर के वृक्ष से कत्था निकालने के कारण, क्या कत्था निकालते हैं कहाँ से? खैर वृक्ष से, इनका नाम खरवार पड़ा। ठीक, सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। सोनभद्र में इनकी संख्या सबसे अधिक है। सोनभद्र से लेके देवरिया पूरा दक्षिणी पूर्वी जिलों में पाए जाते हैं। और सेकंड सबसे महत्वपूर्ण, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जनजाति है। इनका इस जनजाति के लोग शारीरिक रूप से काफ़ी बलवान और साहसी होते हैं। सूर्यवंशी है ना। वाणी में कर्कशता और भारीपन होता है। स्वभाव से काफ़ी गुस्सैल माने जाते हैं। खरवार समाज में कई उपजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे सूर्यवंशी, दौलतवंशी, पटबंधी, राउत, मोगती, गोजू। इन परिवारी ढांचा पितृसत्तात्मक होता है। विवाह हिंदू रीति रिवाजों के समान ही होता है। तो विवाह हिंदू रीति रिवाज, पितृसत्तात्मक। कई उपजातियाँ हैं, तो जिसमें याद करना कुछ ज़रूरी नहीं है। वाणी में कर्कशता या भारीपन, शारीरिक रूप से बलवान और साहसी, सूर्यवंशी हैं। ठीक, तो क्या हम रिकैप कर सकते हैं? तो रिकैप करते हैं। खरवार खैर का वृक्ष, कत्था निकालेंगे। सर्वाधिक सोनभद्र, वैसे टू देवरिया याद कर लो, देवरिया से लेके यानी कि पूर्वी बेल्ट। तीसरा है
सूर्यवंश, सूर्यवंशी। चौथा है पितृसत्तात्मक, पितृसत्ता होती है, मातृसत्ता केवल कहाँ मानी जाती थी, थारू में शुरुआत का। और पांचवा है रीति रिवाज हिंदू वाला, कोई छूटा तो नहीं। उपजातियां हैं, वाणी में कर्कशता और शारीरिक बनावट, ठीक। अब छठा है इनका शारीरिक बनावट, जो शरीर है वो है लंबा और चौड़ा, और वाणी कर्कश, ठीक। तो खैर जनजाति हो चुकी है। खैर जनजाति का सबसे प्रसिद्ध और सांस्कृतिक नृत्य है कर्मा, ठीक है। यह नृत्य सोनभद्र मिर्जापुर के क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय है और इसे मुख्य रूप से खरीफ की फसल काटने के बाद उत्सवों पर, तो खरीफ की फसल काटी जाती है उसके बाद कर्मा नृत्य किया जाता है, किसके द्वारा, कृषि और पशुपालन, ये जंगलों पर निर्भर थे, कत्था निकालने का काम करते थे, अब खेती और मजदूरी से जुड़े हुए हैं। तो कृषि और पशुपालन इनकी आर्थिक गतिविधि है। शुरुआत में कत्था निकालते थे। ये नृत्य था मिर्जापुर क्षेत्र में कौन सा नृत्य, कर्मा नृत्य है, जो खरीफ की फसल काटने के बाद या उत्सवों पर किया जाता है। तो हम खरवार में क्या क्या और जोड़ेंगे, खरवार यानी कि जोड़ना है हमें कर्मा नृत्य। आठवां कौन सा नृत्य, कर्मा, कर्मा नृत्य किनका है, खरवार का। और नौवां क्या जोड़ेंगे, ये होता है खरीफ की फसल के बाद, खरीफ की फसल के काटने के बाद। और कृषि व्यवसाय या पशुपालन या कत्था निकालने का काम, कृषि पशुपालन, कत्था निकालते थे खैर के बीच से, इसलिए इसका नाम खरवार पड़ा। अब हम जनजातीय उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में जनजाति, ठीक है। तो इनको अनुसूचित किस अनुच्छेद से किया जाता है, 342। कौन अनुसूचित करता है, राष्ट्रपति। तो जनजाति को अनुसूचित करने का काम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन उसमें बदलाव ये अनुसूचित करते हैं, ठीक। लेकिन बदलाव जो होता है वो करती है संसद, कर सकती है केवल और केवल संसद, ठीक। तो 2003 तक क्या था, केवल 5 थे। 2003 के बाद क्या हुआ, 10 और जोड़ दिए गए, ठीक। इस 10 में क्या था, थाली, थारू, लोटिया तो भोटिया, रजाई तो राजी, जौनसारी तो सारी, जौनसारी, और बोक्सा का बोक्सा। ये तो 5 शुरुआत में थे, बाद में 10 जोड़े गए, ठीक। इनकी उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी है, 5.7% ऑफ यूपी पॉपुलेशन। इंडिया के कुल SC/ST में से यूपी में कितने हैं, 1.09% ऑफ टोटल ST पॉपुलेशन ऑफ भारत, इंडिया। और सर्वाधिक साक्षर कौन थे, ये थे थारू, थारी में खाने वाले थारू, ठीक। और सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में कौन थी, तो सोनभद्र, सोनभद्र में मैक्सिमम पॉपुलेशन। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या बागपत, बागपत में क्या था, मिनिमम पॉपुलेशन। कहाँ नहीं थे, 0 पॉपुलेशन, अयोध्या और जालौन, जालौन में जला दे, अयोध्या में रामचंद्र जी, ठीक। और कोई जनसंख्या थी इनकी, इतना मेन फैक्ट था, ठीक। अब कहाँ कहाँ कौन कौन था, तो थारू जो थे ये थे तराई बेल्ट पूरा, ठीक। बोक्सा जो थे, बक्सा वाले, ये थे बिजनौर में, कहाँ थे, बिजनौर में। उसके बाद जौनसारी जो था ये थे उत्तराखंड से लगे सीमा पे।
अब अगला देख लेते हैं, ठीक, कि नए पेज में करें। सहरिया, सहरिया, कौन, रिया सहती रह गई, लाल हो गया उसका, ललितपुर मार खाई और सहती रह गई तो क्या हो गया, लाल हो गया। अब हम सोनभद्र की जनजाति देख लेते हैं, मुख्यतः यहाँ पे है कौन कौन से, तो पहरिया है, पहाड़ वाले, पठारी है, वहाँ जाके आपको कहाँ बैठना पड़ेगा, भुइयाँ, भुइयाँ, क्या लेके जाना पड़ेगा, बैग, और बैग में क्या रहना चाहिए, पंखा। और अगर जाना है अगरिया, अगर पहाड़ पठार पे जाना है तो ये आपके हैं, नहीं तो चेहरे का रंग, चेहरों का रंग लाल हो जाएगा तो चेहरो, ठीक, ये है। बाकी है गोंड, तो गोंड कहाँ पाए जाएंगे, ये पूरा उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, गोंडा के बाद गोंड पाए जाएंगे कहाँ, गोंडा, गोंडा के पूर्व, तो बस्ती से महाराजगंज, बस्ती महाराजगंज, देवरिया गाजीपुर, देवरिया गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र, ये पूरा बेल्ट, आजमगढ़, मऊ, ये हो गया गोंडा। और इसी की जाति ऊपर जो पाई जाएगी, धुरिया, मतलब उत्तर पूर्वी यूपी में, और जो वो होगा क्या कहते हैं धुरिया के बाद, ओझा, ओझा जो होंगे दक्षिण प्लस पूर्व, ठीक, और ये पूरब भी। तो ये पूरा रिकैप हो गया आपका